हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास में आरोह काव्य भाग पाठ नंबर 7 है बादल राग, व्याख्या नंबर 3। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनकी बहुत बड़े बड़े घर हैं, अटारियां हैं। कहता है ये अटारियां नहीं हैं, वस्तुतः ये आतंक भवन है। आतंक का अर्थ होता है भय, गरीबों को डराना, उनका शोषण करना। तो ये अटारियां नहीं बल्कि लोगों को डरा कर, उनका शोषण करके इकट्ठा किया गया धन, उस धन से बनाई गई हुई अटारियां हैं ये। इसलिए अटारियां न होकर एक तरह से ये आतंक भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और इसीलिए ये अटारियां गिर रही हैं। क्रांति के दौरान इसीलिए बड़ी बड़ी अटारियां गिरती हैं। क्योंकि पानी की बाढ़ का बहाव जो होता है वो किसके लिए खतरनाक होता है? पंख के लिए। पंख को बहा ले जाता है। पंख का अर्थ होता है कीचड़। तो बाढ़ से हमेशा कीचड़ बह जाता है। तो सदा पंख के ऊपर ही जल विप्लव प्लावन होता है, बाढ़ का असर पड़ता है। और क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, जबकि छोटे से प्रफुल्लित कमल से तो हमेशा पानी छलक जाता है, उसका पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाढ़ का पानी केवल कीचड़ को ही बहा कर ले जा सकता है। उसी तरह क्रांति केवल शोषक और दूषित विचारधारा के लोगों को ही नुकसान करती है। पवित्र गरीब वर्ग को, मजदूर, किसान, इनको कोई नुकसान नहीं करती। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यह वैसे ही है जैसे रोग और शोक की दशा में भी शैशव अवस्था का कोमल शरीर हंसता ही रहता है। बालक बीमार पड़ने पर भी हंसता रहता है, वो किसी प्रकार की परवाह नहीं करता। ठीक वैसे ही गरीब वर्ग भी जो है क्रांति के दौरान भी खुशहाल ही होता है। क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए वो हर क्रांति के बाद प्रसन्न ही होता है। इस पूरे अनुच्छेद का भाव ये बनता है कि अमीर और शोषक वर्ग के जो बड़े बड़े महल हैं, वो महल नहीं बल्कि लोगों को आतंकित करके लूटने के कारखाने हैं, लूटने के महल हैं। दूसरे, जब भी बाढ़ आती है तो पंख बह जाता है, लेकिन कोमल और छोटा कमल, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक वैसे ही जब भी समाज में क्रांति आती है तो शोषक वर्ग का विनाश होता है और शोषित वर्ग खुशहाल हो जाता है। तो रूपक अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, बाकी वही विशेषताएं रहेंगी। लक्षणा सब शक्ति यहाँ पर भी है। अगला पैरा करते हैं। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। यहाँ शोषक वर्ग की दशा का वर्णन किया गया है कि जो शोषक वर्ग है उनका कोष अवरुद्ध हो गया है, खजाना भर रहा था वो बंद हो गया है। जैसे ही क्रांति पैदा होती है तो उनकी लूट खसोट बंद हो जाती है, उनका चारा नहीं चलता है और गरीब वर्ग उनके विरुद्ध विद्रोह कर देता है। तो उनका कोष जो है, खजाना, वो अवरुद्ध हो गया है, उसका विकास रुक गया है और इसीलिए उनका संतोष भी क्षुब्ध हो गया है। वही असंतुष्ट क्रांति से, वही शोषक वर्ग क्रांति से असंतुष्ट है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। कहता है कि अब तो वो उनकी दशा ऐसी हो गई है कि अपनी अंगनाओं, अपनी स्त्रियों की गोद में, यानी घर में छुपे हुए होते हुए भी डर रहे हैं और आतंक की गोद में कांप रहे हैं। क्योंकि अपने ही घर में छिपे हुए, अपनी अंगनाओं, प्रियतमाओं की
गोद में रहकर भी उन्हें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोषी हैं, अपराधी हैं और क्रांतिकारी उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा देंगे। ये क्रांति कभी भी उन्हें विनाश उनका कर देगी, इसलिए वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। आगे कहता है, धनी वज्र गर्जन से बादल, हे बादल, धनी वर्ग तेरी वज्र गर्जना के कारण उपयुक्त तरीके से कांप रहा है। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं और बहुत ही त्रस्त हैं, दुखी हैं और अपनी आंखों और मुख को ढक रहे हैं, ताकि किसी तरह से इस क्रांति के विनाश से बचा जा सके, इस भयानक स्थिति से अपने आप को छुपाया जा सके। और दूसरी तरफ कहता है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। हे क्रांति के वीर बादल, किसान जो बहुत अधीर हो गया है, व्याकुल है क्रांति के लिए, जिसकी भुजाएं कमज़ोर हो गई हैं, शरीर विक्षिप्त हो गया है, कमज़ोर क्षीण विक्षीण हो गया है, वो किसान, वो कृषक तुझे बुलाता है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। बादल को जीवन का पारावार यानी जीवन का समुद्र कहता है, क्योंकि बादल ही जीवन प्रदान करता है। ठीक वैसे ही समाज में गरीब वर्ग के लिए जो लोग क्रांति करने के लिए नेतृत्व करते हैं, आगे आते हैं, वो जीवन दाता होते हैं, किसान की को मृत्यु से बचाते हैं। इसलिए कहता है, हे जीवन के पारावार, बादल रूपी क्रांतिकारी, तुझे वो अधीर कृषक बुलाता है जिसका सार तक चूस लिया गया है, खून चूस लिया गया है शोषक वर्ग द्वारा। केवल हाड़ मात्र ही जिस पर आधार रह गया है, जिसके पास और कुछ नहीं बचा हुआ है, जिसके शरीर में हाड़ मात्र शेष है, वो कृषक वर्ग तुझे बुलाता है। हे जीवन के समुद्र, तुझे क्रांति पैदा करनी चाहिए। तेरी क्रांति का केवल किसान, केवल गरीब वर्ग ही स्वागत करता है। तो भाव यही है, दोषी होने के कारण शोषक वर्ग को अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर होते हुए भी भय लग रहा है। अपनी अंगनाओं, अपनी स्त्रियों की गोद में बैठे हुए भी वो अपने मुख को ढांप रहे हैं, ताकि इस विकट स्थिति से, इस विनाशकारी क्रांति से अपने आप को छिपा सकें। और केवल किसान वर्ग ही ऐसा है, जो गरीब वर्ग ही है, वही ऐसा है जो हे जीवन के समुद्र, जीवन के पारावार, जीवन के भंडार, क्रांतिकारी रूपी बादल, तुझे जो बुलाता है वो केवल कृषक ही है। तो छंदमुक्त रचना है, खड़ी बोली भाषा है और रूपक मानविकर्ण अलंकार है, स्वर में पदमैत्री अलंकार है और स्वरमैत्री अलंकार भी है। आखिरी पंक्तियों में भयानक रस है कि हाड़ मात्र ही है आधार, चूस लिया है उसका सार, इसमें भयानक रस उत्पन्न हो जाता है। ऊपर भी भय का या आतंक का वर्णन आने के कारण जो है भयानक रस उत्पन्न होता है, तो इसमें पूरे पैरे में भयानक रस भी आया है। ओज गुण है और लक्षणा सब शक्ति है। तो आपकी ये पाठ आपका पूरा हो गया है। आपने सप्रसंग व्याख्या करनी है।